3.1 की फिफ्थ पार्ट पे बढ़ते हैं। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो हम सॉल्व करेंगे √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और ये वाली इक्वेशन को हम अपनी √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0 ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से एक वेरिएबल की x की या फिर y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का √3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है √2, तो फिर वो माइनस √3y के डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हमारी थर्ड इक्वेशन भी बन जाएगी। अब हम इक्वेशन थर्ड को अपनी इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन सेकेंड इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, थर्ड को सेकेंड में पुट करेंगे, है ना। तो हमारे पास √3x x की जगह डालेंगे हम माइनस का √y अपॉन √2, ओके, माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए, अब यहाँ पे √3 जो है उसको √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल 3 बन जाएगा, होल 3y माइनस का, क्योंकि माइनस का √3y है, तो अपॉन में √2 इक्वल्स माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम एलसीएम लेके डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का एलसीएम √2 आएगा, √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट एज रहेगा। अब √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा और √2 को √8y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे √2 यहाँ पर लगा हुआ है, इसको इधर लेके जाएंगे तो वो 0 से अगर √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए √2 को 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ पे 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, मतलब कि हमारे पास 2 के 4, हमारे पास 4 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, है ना। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4y, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है और ये √2 तो हमारे पास 1 2 बाहर आ जाएगा और ये √2 हमारे पास 1 2 और बाहर आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4y। अब -3 और -4 -7y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये 7 के साथ y 7 के साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, तो फिर वो यहाँ पे आके डिवाइड का हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 0। y 0 है तो इस तरह से हम x की वैल्यू भी निकालेंगे। पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू 0 आ गई, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे जिसमें x के बराबर था माइनस √3y अपॉन में √2 और y क्या है हमारे पास 0 है ना, तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ में जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमारे पास x की वैल्यू 0 है और दोनों साथ के साथ y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आई है। अब इसके लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, आइए सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट को भी। देखिए लास्ट पार्ट में हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 और दूसरा इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/3। सॉल्व करते हैं हम इसे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो हमारे पास पहले हम चलिए स्टार्टिंग से लिखते हैं 3x अपॉन 2 है ना, माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 है। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल्स टू -2 है। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 डिवाइड में है तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 6 2 जा
12, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हम सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6 है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, 3 और 2 है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा 2x, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3y इक्वल्स टू 13/6। दोनों के नीचे 6 है तो डिवाइड वो काट देंगे। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी फॉर्म हो गई है, मतलब सिंप्लीफाई करके हमने इसको लिख दिया है, और अपनी इक्वेशन सेकंड को भी सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से हम अपनी थर्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। x की वैल्यू निकालते हैं हम। 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 10y अपॉन 9 इक्वल्स टू, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। कैसे किया है मैंने? देखिए यहाँ पे प्लस का सॉरी माइनस का 10y था तो उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। अब ये 9 जो है साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है तो वो लेफ्ट हैंड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको मैंने इक्वेशन अपनी थर्ड मान लिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, अब सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे? अपनी इक्वेशन जो थर्ड की वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन अपनी इसमें डालूँगी, सेकेंड में डालूँगी। तो 2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है, इक्वल्स टू सॉरी प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यही इक्वेशन है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 जा 24, 2 10 जा 20 y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब एलसीएम लेके डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 9 एलसीएम आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करो वो वही रहता है। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस का 27 y इक्वल्स टू 13। अब -24, अब देखिए 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये 9 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 117 117। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 47y, 20 प्लस है ना, प्लस 20y और प्लस 27, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 47y। ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24। 47y इक्वल्स टू 7 और 4 7 4 11, एक कैरी, 2 3 4 4 और 1 141 y 141 141 को 47 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 3। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब हम y इक्वल्स टू 3 को हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में, सॉरी इक्वेशन थर्ड। पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। x बराबर -12 प्लस 3 प्लस 10 और y की जगह पे 3 अपॉन में 9 है ना, -12 और प्लस 30 अपॉन में 9। तो देखिए 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? 2। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन फर्स्ट के 6 टोटल पार्ट्स को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है पहले आप इसे समझिए, फिर हम इसे सॉल्व करने की स्टार्ट करेंगे। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। हमें ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मीन जिस तरीके से हम सॉल्व करते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फिर एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। आपसे बोला गया है कि x, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो
आपको m की वैल्यू भी निकालनी है, जो कुछ इस तरीके से है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, मतलब कि आपको x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको वो इसमें पुट करनी है और वहाँ से m की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये बहुत आसान है, इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर दिया, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24, ठीक है। अब हम वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन से हम अपनी थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम अपने थर्ड इक्वेशन को बनाएंगे। 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थर्ड फॉर्म हो गई। अब पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। 2x की जगह पर रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24, माइनस 7y हो जाएगा, 3y और 4y, तो 4 और प्लस 3 7 होता है, माइनस 7y। ये 24 के साथ इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 11 माइनस 7y इक्वल्स टू 4 5 माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 35 अपॉन माइनस 7 5। y कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है, इसको पुट कर देंगे हम अपनी इक्वेशन सेकंड में। पुट y इक्वल्स टू 5 कहाँ, इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे हम। x इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की जगह पे 5 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 जा 15, ओके, अपॉन 2। अब 11 में से 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 कैसा बचेगा, माइनस का, क्योंकि जो 15 है वो बड़ा है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है। अब आपने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया, आपने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना था, पुट करना था y इक्वल्स टू m x प्लस 3, ये था ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। इसमें आपको क्या पुट करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है और m की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास m कितना है 5 है, x कितना है माइनस का 2 प्लस 3, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो है प्लस का इस जगह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m आ जाएगा। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, 2 इक्वल्स टू 2m। अब ये 2 को -2 से हम डिवाइड करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 1 आएगी, 2 1 जा 2, पर नीचे माइनस है तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। m की वैल्यू आएगी हमारे पास -1, समझे। हमने क्या किया, बस y और x की वैल्यू हमने सॉल्व की थी इक्वेशन से, उसको हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया। x की जगह 5, सॉरी y की जगह 5 और x की जगह -2 सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई है, -1। हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं और उससे आपको पहले फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करना है 1 बाय 1 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। मतलब कि लेट कर लीजिए आपके पास 2 नंबर जो है वो एक है x और दूसरा है y, ठीक है। आप हर वक्त x या y या फिर आप कोई और भी वेरिएबल लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम a और b लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास जो 2 नंबर हैं वो है एक है a और एक है b,
तो बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, मतलब दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है 26। और जो दूसरा नंबर है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। और आगे क्या बोल रखा है कि जो एक नंबर है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द बिगर, क्योंकि दो बड़े नंबर ही होंगे ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस बोला गया है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 आया है। तो दो बिगर नंबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। लेट द बिगर नंबर क्या हो गया ए, और द स्मॉलर नंबर जो छोटा नंबर है वो क्या हो गया हमारे पास बी। बोला गया है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि जो अगर बड़ा नंबर है, बड़े में से अगर छोटे घटाएंगे तभी तो 26 आएगा, नहीं तो छोटे में से बड़े घटाएंगे तो माइनस का कुछ आएगा, है ना। तो इसीलिए क्या बोला गया है a माइनस बी इक्वल्स टू क्या बना 26, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोली गई है कि जो एक नंबर है वो दूसरे वाले का 3 गुना है। तो कौन सा नंबर दूसरे वाले का 3 गुना होगा, जो बड़ा है, वही तो छोटे वाले का कुछ टाइम्स होगा। तो हम क्या लिखेंगे, a जो है वो b के 3 टाइम्स है। a और b को अगर हमें इक्वल करना पड़ेगा, अगर हमें इक्वल करना है a और b को, तो हमें b जैसे 3 लोग और लगेंगे, तभी तो वो आपस में बराबर होंगे। आई थिंक आपको इक्वेशन फॉर्म करने में थोड़ी सी आसानी आएगी, जिस तरीके से मैंने समझाया पहली इक्वेशन कि जो बड़ा नंबर है उसमें से अगर छोटा नंबर घटाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का आंसर आएगा, ठीक है, प्लस का 26 आएगा। अगर छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का आंसर आएगा, इसीलिए हमने बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर घटाया, a माइनस बी किया है। और दूसरी इक्वेशन दूसरे वाले में हमें क्या बोल रखा था कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। मीन्स जो बड़ा नंबर है वही जो छोटे वाले नंबर का ज़्यादा होगा, मतलब जो बड़े लोग होते हैं वही तो ज़्यादा होते हैं। तो जो a है वो क्या है b के बराबर कब होगा, जब b के 3 लोग, b जैसे 3 लोग और आएंगे तब वो 3 के बराबर आएगा। तो a इक्वल्स टू 3b। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकेंड इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू तो अपने आप ही निकली हुई दिख रही है, तो आपको थर्ड इक्वेशन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते थे, वैसे अगर हमारे पास 2 इक्वेशन मिलती थी तो हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू होती, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में है उसमें एक वेरिएबल अपना अलग ही बैठा हुआ है ना, a जो है वो अलग ही है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो उसको हम कहाँ पुट कर देंगे, अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड को हम पुट करेंगे इन फर्स्ट, तो a की जगह पे क्या लिख देंगे 3b माइनस बी इक्वल्स टू 26। अब 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 2b बचेगा। अगर 2b 26 का है तो 1b कितने का हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, वी गॉट 13। हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई है 13, ठीक है। अब पुट b इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड में हम अपनी इक्वेशन वो b बराबर 13 पुट कर देंगे, a इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 13, है ना। 13 का 3 गुना इज़ 39 हो गए हमारे पास। जो हमने 2 वेरिएबल माने थे a और b वो कितने आ गए, हमारे पास a जो है वो 39 है एंड जो सेकंड है b जो है वो 13 है। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। देखिए बोल रखा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स 2 एंगल्स के ऐसे पेयर्स होते हैं जिनको जोड़ने पर क्या आए, हमारे पास 180 आए। आई थिंक आपको पता होगा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में, जिसको हिंदी में पूरक और संपूरक भी बोलते हैं। तो हमें बोल रखा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो मतलब कि जो बड़ा एंगल है, देखिए हमारे पास 2 एंगल तो होंगे ना, एक एंगल और दूसरा, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, इसको मान लीजिए आप m और n लीजिए, है ना। हमारे पास एक एंगल है m और एक एंगल है n।
इन दोनों को जोड़ने पे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाएगी कि इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा, क्योंकि ये कैसे है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 180। पहली क्वेश्चन तो ये बन गई। दूसरी क्वेश्चन क्या बोल रखी है कि जो बड़ा वाला एंगल है, बड़ा एंगल आपको यहाँ कहाँ कौन सा दिख रहा है, एन दिख रहा है, मैंने सपोज एन को बड़ा मान लिया, तो जो ये बड़ा एंगल है ना वो छोटे वाले से 18 डिग्री, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 18 डिग्री ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। सॉल्व करते हैं हम, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में माना था, लेट द लार्जर एंगल बी एंगल एन, ठीक है। इसी से हम सॉल्व करते हैं कि जो लार्जर एंगल है वो हमने क्या मान लिया, एन मान लिया, और लेट द स्मॉलर एंगल बी एंगल एम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, पहली चीज़ क्या है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो m प्लस एन करने पे क्या आएगा 180, ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है। और दूसरा क्या है, जो एंगल n है, n जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, यहाँ पे आप चाहे डिग्री ना लगाओ चाहे ना लगाओ, हम अपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बाद में जब आएगा तो हम अपने एंगल दिखा के इन्हें सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो n जो है वो m से 18 ज़्यादा है, ठीक है। n जो है वो m के बराबर कब आएगा, n को हम m के बराबर कब करेंगे, जब m के अंदर 18 डिग्री और प्लस हम कर दे, तभी वो m के बराबर आएगा, n के बराबर। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, n होगा m के बराबर कब, जब m में हम 18 और जोड़ दें। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट की तरह आप देखते हैं इसमें कि जो एक वेरिएबल है वो अलग है, मतलब उसकी वैल्यू हम सीधा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट सेकंड इन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे, m प्लस n की जगह पे क्या डालेंगे, m प्लस 18 इक्वल्स टू 180, m प्लस m दिस इज 2m। अब 180 में से हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 162, ठीक है। अब 162 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, हमारे पास एक एंगल कितने का आया, m इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 81 डिग्री, ठीक है। अब ये पुट m बराबर 81 इन इक्वेशन थर्ड। हमने इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में पुट किया, इसमें m की वैल्यू 18 आ गई। अब 81 को हम थर्ड सेकंड में डाल देंगे, सॉरी इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन बनी है ना हमारे पास, फिर सेकंड में डाल देंगे और हम अपने n की वैल्यू निकाल लेंगे। n बराबर किसके हैं, m प्लस 18 के। m कितना आया है 81 प्लस 18, 1 प्लस 8 9 और 8 प्लस 1 वही 9, तो n कितने का आ गया 90 डिग्री का। तो एंगल n और एंगल m कितने के होगा हमारे पास, एक हो गया 99 का और दूसरा हो गया 81 का। बहुत आसान था ना। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसमें बोल रखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। मतलब कि एक कोच होगा क्रिकेट वो टीम का, उसने 7 तो वो खरीदी हैं बैट्स, ठीक है, और 6 बॉल खरीदी हैं, कितने की 3800 रुपये की, 3800 की। फिर लेटर, शायद वो लड़की है इसीलिए, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल, और बाद में उसने ही 3 बैट खरीदी और 5 बॉल खरीदी। वो कितने की खरीदी उसने, 1750 रुपये की। तो आपको हर एक बैट की मतलब और हर एक बॉल की, एक बॉल कितने का है और एक बैट कितने की है, आपको ये बताना है कि वो कितने का होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमसे जो पूछा जाता है ना, आपको वही इसमें क्या करना है, उसी को हम मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट पूछिए ना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने क्या मान ली, रुपीज़ जे, ठीक है। और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल के, ठीक है। एक बैट की क्या कॉस्ट है जे रुपीज़, और
दूसरी एक बॉल की कॉस्ट है k रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कोच थी उसने 7 बैट खरीदे हैं, तो अगर एक जे रुपये का है तो 7 कितने के हो जाएंगे, 7 जे के, है ना। और उसने साथ इसके साथ 6 बॉल खरीदी हैं, एक बॉल के की है तो 6 कितने की हो जाएंगी, 6k इक्वल्स टू 3800। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, उसने 3 बैट खरीदे, 3j प्लस 5k इक्वल्स टू 750। दिस इज सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7j इक्वल्स टू 3800 माइनस 6k और j इक्वल्स टू 3800 माइनस 6k अपॉन 7। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर देंगे। 3j की जगह पे लिखेंगे 3800 माइनस 6k अपॉन 7 प्लस 5k इक्वल्स टू 750। ठीक है, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 8 3 21, 1 2 कैरी, 6 3 9 और 11, 1 1 1 0 0, 8 3 6 3 जा 18, 18k अपॉन 7 प्लस 5k इक्वल्स टू 750। ठीक है, एलसीएम लेके डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 आएगा 1 1 1 0 0 माइनस 18k प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35k आएगा इक्वल्स टू 750। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 7 है वो यहाँ पे डिवाइड में है, तो उसको हम इधर जाके 715 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 0 0 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 7 49, 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 7 7 5 12। ठीक है, 1 1 1 0 0। अब यहाँ देखिए माइनस का 18k है, ठीक है, और प्लस का 35k, तो इन दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, माइनस 35 में से 18 गया तो हमारे पास बचेगा 16, है ना। देखिए यहाँ पे अब 18 और 35 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 बचेगा, 17k प्लस का, क्योंकि 35 बड़ा है। ठीक है, इक्वल्स टू इसको हमने मल्टीप्लाई करके कितना आया था, 12250। अब 17k इक्वल्स टू 12250 में से हम 11440 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 850। अब इस k को हम, k की वैल्यू है ना 17 मल्टीप्लाई में है, तो उसके साथ हम यहाँ पे जाएगा तो वो डिवाइड का हो जाएगा, इसको उससे डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 50। ठीक है, मीन्स जो हमारे पास एक बॉल है वो कितने रुपए की है, k रुपए की है, तो और k कितना आया है वो 50 रुपये का, तो मीन एक बॉल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 रुपीज़। अब हम इसको पुट k इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, है ना। 3j इक्वल्स टू 3800 माइनस 650 अपॉन 7, 3800, 6 5 ज़ा 30, अब 38,000 में से 3800 में से 300 चला गया तो 35 बचेगा, 3500 अपॉन 7 करते हैं तो 5 7 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35 और पीछे 00, तो j की वैल्यू कितनी आ गई,
500 मीन्स कि एक बैट जो था वो है हमारे पास J रुपीज़, वो है 500 का, और एक बॉल जो है वो है K रुपीज़ मीन्स वो है 50 रुपीज़ की। तो इस तरह से हमने अपने इसके थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। अब इसके फोर्थ पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट पे हमें क्या दिया गया है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। हमें क्या बोल गया है कि एक टैक्सी है, मतलब कि टैक्सी है एक सिटी में, वो क्या करती है, वो चार्ज कॉस्ट करती है। पहली चीज़ कि वो एक, अगर कोई इंसान उस रिक्शे में बैठ गया तो वो एक फ़िक्स चार्ज तो कॉस्ट करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप जितना चले हो ना, आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके हिसाब से जो और चार्ज होगा वो भी वो उसके साथ वो करेगी। तो फिर हमारे पास एक फ़िक्स चार्ज तो देना ही देना है आपको, और साथ में आप जितना किलोमीटर चले हो आपको उसका भी भाड़ा उस टैक्सी वाले को देना पड़ेगा। तो एक कोई भी इंसान है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, उसने 10 किलोमीटर चलने के लिए उसको 105 रुपये दिए, ठीक है। और उसने उसको 15 किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपए दिए, 155 रुपये। तो आपको बताना है कि वो फिक्स चार्ज कितना होगा और पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा। पहले तो आपको ये बताना है, तो आपको इन दोनों को बताना है। तो हम क्या मान लेंगे कि जो फिक्स चार्ज है जो टैक्सी में बैठने पर आपको देना ही देना है, वो एक उसका वेरिएबल मान लेंगे, और दूसरा पर चार्ज पर किलोमीटर कि हमें हर किलोमीटर पे कितना चार्ज देना है हम उसको मान लेंगे दूसरा वेरिएबल। फिर उसके आगे हमें क्या दे रखा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। फिर एक इंसान जो है वो अगर 25 किलोमीटर चलेगा उस टैक्सी से तो उसे कितना चार्ज देना होगा उस टैक्सी ड्राइवर को, आपको ये भी बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया है, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ अ टैक्सी, ठीक है। टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है, जो मतलब टैक्सी को हमें देना ही देना है, वो रुपीज़ हम यू मान लेंगे, ठीक है, कि यू रुपीज़ का फिक्स चार्ज हमें उसको देना ही है। और लेट द चार्ज पर किलोमीटर ऑफ ए टैक्सी, वो क्या मान लेंगे हम, रुपीज़ वी, ठीक है। यू जो है वो फिक्स चार्ज है, वो हमें उस ड्राइवर को देना ही देना है, और पर किलोमीटर चार्ज हम क्या मान लेंगे, वी, जो हमें जितना किलोमीटर चलेंगे उस हिसाब से हमें उसको देना पड़ेगा टैक्सी ड्राइवर को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली बार कोई चला था 10 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए उसे फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, एक्स रुपये से उसे देने देना है, साथ में उसे क्या रुपये देने हैं, जितना किलोमीटर वो चला है उसे हर किलोमीटर पे अगर 20 रुपये देने हैं तो वो कितने किलोमीटर चलिए पहली बार में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 10V इक्वल्स टू 105। अगर वो 10 किलोमीटर चली थी उसने कितने रुपये दिए, 105 रुपये। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अगर वो 15 किलोमीटर चली है तो उसे कितने रुपये उसने कितने दिए थे, 155। 15 चली है वो तो उसको एक्स तो देना ही पड़ेगा फिक्स किराया, और हर किलोमीटर के हिसाब से उसने 15 किलोमीटर का हिसाब भी उसे देना पड़ेगा, उसने दिया होगा। तो उसने कितना दिया उसको, 155 रुपये। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, सेकंड बन गई है। अब इससे हम इक्वेशन थर्ड को फॉर्म करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10V, ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इस एक्स की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, एक्स की जगह पे रखेंगे 105 माइनस 10V प्लस 15V इक्वल्स टू 155, ठीक है। यहाँ देखिए -10 और प्लस 15 प्लस माइनस होगा माइनस, आएगा 5, ठीक है। और बड़ा साइन किसका है, 15 का है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। प्लस का साइन हम नहीं लिख रहे। अब देखिए यहाँ पे 105 प्लस का है, इधर जगह किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। 155 में से 105 गए तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 50 रुपये। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपये। मतलब कि एक इंसान को हर किलोमीटर पे चलने के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ता है, 10 रुपये, ठीक है। तो अब हमने फिक्स चार्ज वो
चार्ज पर किलोमीटर तो निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे, फिक्स चार्ज निकालेंगे। पुट v इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। अब हम अपनी थर्ड इक्वेशन के अंदर इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू 10 को पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू 105 माइनस 10, v की जगह पे 10, 105 माइनस 10 10 ज़ा 100। अब 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मीन फिक्स चार्ज जो है उस ऑटो रिक्शा में बैठने का वो 5 रुपये आपको देना ही देना है, ठीक है। और हर किलोमीटर चलने पे आपको कितना देना पड़ेगा, उसको 10 रुपये देना पड़ेगा। अब आपसे पूछा गया है चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, यही तो पूछा गया है। एंड में कितना किलोमीटर देना पड़ेगा, तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, विच इज़ 5, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, x प्लस 25v, उसे देना ही पड़ेगा। x कितना है हमारे पास, 5 है ना, प्लस 25 और v कितना है 10, 5 प्लस 250 विच इज़ 255 रुपीज़। अगर कोई इंसान उस टैक्सी से 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको फिक्स चार्ज से देना ही देना है, साथ में जितना किलोमीटर चला है उस हिसाब से उसे देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर चला है, v के हिसाब से उसे 25 का रुपये भी भरना पड़ेगा। तो v है 10 25 से मल्टीप्लाई किया 250 आया, उसमें प्लस 5 किया तो 255 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब ये 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रखा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो गया है। इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लीजिए एक फ्रैक्शन है x और y का, एक फ्रैक्शन है x है और नीचे क्या है y, इसका फ्रैक्शन है। अगर हमने ऊपर और नीचे 2 को ऐड किया है तो वो कितना हो गया है 9/11। अगर हमने इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर हमने ऊपर और नीचे 3 को ऐड किया है तो वो कितना हो गया है 5/6। हमें अपनी फ्रैक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। आइए हम लास्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन होते हैं ना जिसमें ऊपर कुछ लिखा होता है नीचे, तो हमने इससे क्या मान लिया x/y, वो फ्रैक्शन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि अगर हमने ऊपर और नीचे अगर +2 किया है, मतलब x में भी +2 और y में +2, तो वो इक्वेशन बन गई है, मतलब वो फ्रैक्शन हो गया है 9/11 के बराबर हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। फर्स्ट अभी तो नहीं हुई, अभी से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11 मल्टीप्लाई x + 2 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई y + 2, 11x + 22 9y, सॉरी हाँ इक्वल आएगा 9y + 18, ठीक है। 11x माइनस 9y + 2, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 में से 22 गए तो हमारे पास बचेगा 4 विच इज़ माइनस, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने सेकंड इक्वेशन को भी फॉर्म करेंगे। इसमें बोल रखा है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें, 3 ऐड करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा 5/6 के। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 + x + 3 इक्वल्स टू 5y + 3, ओके। 6x + 18 इक्वल्स टू 5y + 15, 6x - 5y इक्वल्स टू 15 - 18, 6x - 5y इक्वल्स टू -3। दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन जो हमने फॉर्म कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन सेकंड की वैल्यू निकाल, वो थर्ड इक्वेशन थर्ड को बनाने की कोशिश करेंगे। 11x इक्वल्स टू -9 - 4, अब यहाँ पे प्लस का 9y हो जाएगा, x बराबर -4 + 9y अपॉन 11। दिस इज़ अवर थर्ड इक्वेशन। फॉर्म हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को अपनी इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, 6
एक्स की जगह रखेंगे -4 + 9y अपॉन 11 और -5y = -3। मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y अपॉन 11 -5y = -3। अब हम एलसीएम लेके डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 11 आएगा -24 + 54y 55y = -3। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 54 में से अगर 55 चला गया तो कितना बचेगा? माइनस का y माइनस का -33 अपॉन -33, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा ना। 24 यहाँ पे माइनस का है तो इधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखिए 33 में से अगर 24 चला गया तो कितना बचेगा? 9 माइनस बराबर -9। क्यों? क्योंकि 33 जो है वो बड़ा है तो 33 का साइन हमारे पास आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास y की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आएगी? 9 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? पुट y = 9 इन इक्वेशन थर्ड। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है ये वाली कहाँ गई? x बराबर ये वाली x बराबर -4 + 9y अपॉन में 11। इसमें हम y की जगह पे 9 पुट कर देंगे, है ना। -4 + 9 की जगह y की जगह पे 9 अपॉन 14। 9 9 से कितना होता है? 81। ओके, 81 है -4, 81 में से 4 चला गया अपॉन में 11 तो बचेगा 77 अपॉन में 11 काट देंगे 7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7। तो हमारे पास वो फ्रैक्शन है वो कितना है? द फ्रैक्शन वॉज कितना था? 7/9 20। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट भी है, चलो उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बोल रखा है 5 ईयर हैंस, ठीक है, मतलब 5 साल पहले की बात बता रहे हैं। द एज ऑफ जैकब विल द 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि जैकब पापा है और उनके बेटे की एज और उसके पापा की एज के बारे में कुछ बोल रखा है कि 5 साल हैंस, मतलब 5 साल बाद की बात है। 5 साल बाद जो है 5 ईयर हैंस आगे की है, 5 साल बाद जो जैकब मतलब जैकब है उसकी जो एज है वो उसके बेटे की एज के 3 गुनी होगी। ठीक है, विल बी मतलब होगी। और 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की बात अब कि जैकब की जो एज है मतलब कि उसके पापा जो है जैकब उसकी जो एज है वो उसके बेटे की 7 टाइम थी। मतलब जो पापा की एज है वो उसके बेटे की 7 टाइम थी। ठीक है, अब उनकी ना पहले की एज पूछी है ना बाद की, उनकी प्रेजेंट की एज पूछी है। कौन सी एज पूछी है? कि अभी बताओ कि उनकी कौन सी एज होगी। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 6। देखिए आपसे इसमें क्या पूछा गया है? इनकी प्रेजेंट एज, है ना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की प्रेजेंट एज क्या है? हम मान लेंगे x ईयर्स। कितनी है उसकी? उसकी जो पापा है उसकी जो अभी की एज है वो x ईयर्स है। ठीक है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन। जैकब्स के बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो हमने क्या मान ली? y ईयर्स। ठीक है, अब देखिए इसे अच्छे से समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रखा है कि पहले चीज़ तो ये देखिए कि 5 साल बाद जो है दोनों की एज में क्या होगा? अभी अगर x है तो 5 साल बाद, जैसे कि मेरी आपकी एज मान लो, आपकी एज अभी 16 है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 16 + 5 करेंगे ना आप। तो उसी तरह से अगर जैकब की एज जो है वो x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? वो x + 5 की चीज़ है ना।
और उसके बेटे की एज भी कितनी हो जाएगी, y + 5। अब देखिए बोला है कि 5 साल बाद जो उसकी एज है जैकब की, वो अपनी बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि 5 साल बाद की जैकब की एज अपने बेटे के बराबर कब होगी, जब हम इसका 3 टाइम कर दें। समझ आया कि जो जैकब के पापा हैं उनकी जो 5 साल बाद की एज है वो अपने 5 साल बाद की एज के बेटे से कब होगी, जब उसके बेटे की एज है ना उसमें हम 3 गुना बढ़ा दें, क्योंकि बोल रखा है कि पापा की जो एज है 5 साल बाद वो बेटे से 3 गुना होगी। तो बस हमने बेटे की एज में 3 गुना कर दिया ताकि वो बराबर हो जाए। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3y + 15, ठीक है। अब देखिए x - 3y ये इधर आ जाएगा और 5 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरी चीज़ क्या बोल रखी है कि 5 साल पहले अगर आपकी एज अभी 16 है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, 5 माइनस कर दो उसमें से। तो इसी तरह से अगर जैकब की एज अभी x है तो 5 साल पहले की क्या हो जाएगी, x - 5, है ना, इक्वल्स टू, और उसकी बेटे की भी अगर y है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 5। आपको क्या बोल रखा है कि जो जैकब की जो एज है वो 5 साल पहले अपने बेटे की एज से 7 टाइम थी। अगर आपको उसके बेटे की एज उसके पापा की एज को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके बेटे की एज में, है ना, क्योंकि 60 गुना ज़्यादा थी। तो अगर बेटे की एज को हम 60 टाइम्स बढ़ा दें तो वो आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 7 का 7y, 7 5 35, ठीक है। x - 7y, ये 5 यहाँ माइनस का तो जिस जगह वो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो -35 + 5 -30। हमारे पास ये 2 इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई। अब 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, इसमें x जो हो जाएगा बराबर 10 यहाँ पे देखो माइनस का जो जगह वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हमारे पास कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड थर्ड को सेकंड में डाल देंगे, ठीक है। 10 + 3y - 7y = -30। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 10 इस जगह माइनस का हो जाएगा, और 3 और 7 एक प्लस का है और एक माइनस का है तो होगा -4 बचेगा। अब साइन किसका आएगा, 7, क्योंकि 7 बड़ा है, ठीक है। -30, और यहाँ पे ये भी जाके माइनस का हो जाएगा तो -10 -4y = प्लस होता है तो -40। माइनस से माइनस अभी कैंसिल कर दो, y = 40/4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। मीन जो उसका बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, उसकी प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। मतलब उसका जो अभी जैकब का बेटा है वो कितने का है, 10 साल का है। अब हम पुट y = 10 किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन सेकंड, या फिर थर्ड किस में भी पुट कर दो, है। इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर देंगे, y = 10 को पुट कर देंगे। x बराबर कितना था, 10 + 3y, x बराबर 10 + y की जगह पे 10, 10 3 = 30, और 10 + 30 40। बस आ गई आपके पास जैकब की परसेंटेज कितनी, मतलब उसके जो पापा है उसकी परसेंटेज 40 है, और जो उसका बेटा है उसकी परसेंटेज कितनी है, 10। अगर 5 साल बाद की बात करें तो उसके पापा की कितनी हो जाएगी, 45, और उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, 15। तो 45 जो होता है वो 15 का 3 टाइम्स होता है। और अगर हम 5 साल पहले की बात करेंगे तो पापा की कितनी थी, 35, और बेटे की कितनी थी, 5, और जो 35 होता है वो 5 का 7 टाइम, मतलब 5 7 35। तो इस तरीके से हमने अपने 3.2 के जितने भी क्वेश्चन थे थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने उन्हें सॉल्व कर लिया है। अगर आपको और भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कीप सपोर्टिंग टू अस। थैंक यू।